हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर 5th जो कि 9th क्लास का है। हैव यू ऑब्जर्व्ड द टाइप्स ऑफ ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड एंड पार्क्स इन एंड अराउंड योर स्कूल। मतलब आपके आसपास किस तरह के ट्रीज हैं, क्या आपने उन्हें कभी ऑब्जर्व किया है? टाइप्स ऑफ ट्रीज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, टाइप्स ऑफ ट्रीज, बुशेस मतलब पेड़ पौधे, ग्रासेस, बर्ड्स, जो भी आपके आसपास हैं, क्या आपने उन्हें काफी क्लोजली कभी ऑब्जर्व किया है? आर दे सिमिलर और दे आर वेरिएशंस, मतलब क्या वो सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं, या फिर वेरिएशन देखने को मिलती है, यानी अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल देखने को मिलते हैं। India being a vast country, you can imagine the types of bioform available throughout the country. क्योंकि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बायोलॉजिकली रिच है। बायोलॉजिकली रिच होने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैविक विविधता। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल, ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो आप इनको आराम से देख के समझ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अगर आप नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट जाएं, इंडिया में बहुत बायोडाइवर्सिटी है। Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries. मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनकी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी बायोडाइवर्सिटिकली रिच है। तो हमारी कंट्री उसी में से एक आती है। ऑल्दो इतना एरिया वो नहीं कवर करती है, लेकिन तब भी उसकी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया में हैं, तो उसकी वजह से वर्ल्ड में 10th नंबर पे और एशिया में 4th नंबर पे वो आती है प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में। एंड यहाँ पर उसने बोला है कि अराउंड 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, जो 6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को मतलब अगर मैं बोलूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 6%, सॉरी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें से 6% इंडिया की तरफ से हैं, इंडिया में हैं, तो वो इस स्टेटमेंट का मतलब होगा। द कंट्री हैज़ मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गी एंड फंजाई। इस कंट्री में कई सारी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फर्न्स हो गए, एल्गी हो गए, फंजाई हो गए। ठीक है, इंडिया ऑल्सो हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। प्लांट तो है ही है, एनिमल्स की भी बहुत सारी स्पीसीज है। और माइंड यू, ये वाले जो डाटा आपको दे रखा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि अपडेटेड हो। अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो अपडेटेड डाटा आपको और देखने को मिल जाएगा। ठीक है, A rich variety of fish in its fresh and marine waters. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ में फिशेस मिलती हैं पानी में और फ्रेश वाटर में। नेचुरल वेजिटेशन, अगर मैं बात करूँ नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ? प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली without human aid and has been left undisturbed by human for a long time. So basically natural vegetation का मतलब होता है वो प्लांट जो अपने आप उगे हैं और ह्यूमन ने कुछ उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ने उगा के हम बोल रहे हैं कि हमारे पे इतनी स्पीसीज है, वो नेचुरली है। ये इसको हम बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन। ये जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, ठीक है, वो हमारा मतलब इसके अंदर आता है वर्जिन वेजिटेशन में। Thus, cultivated crops and fruit orchards form part of vegetation but not natural vegetation. So basically, अगर मैं बोलूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा खेती कर रहे हैं, आप बहुत सारे प्लांट्स उगा रहे हैं, फ्लावर्स उगा रहे हैं, ठीक है, ये सब ऑर्किड्स फार्म्स वगैरह आप बना लिए, लेकिन ये तो आपने खुद बनाया ना, एज अ ह्यूमन ने खुद बनाए हैं, तो इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते नेचुरल वेजिटेशन के अंदर। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ही यही है कि प्लांट बिल्कुल यहाँ पे नेचुरली उगे हैं। ठीक है, सो do you know the virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plant. ये टर्म ना बाद में बहुत दिनों तक आपको पढ़ने को मिलेगी अगर आप हायर एग्जाम्स में पढ़ेंगे। एक होता है एंडेमिक, एक होता है एक्सोटिक प्लांट। क्या डिफरेंस होता है? एंडेमिक प्लांट्स का जनरली मतलब ये होता है, अगर हम नॉर्मल देखें, कि वो प्लांट स्पीसीज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। वो प्लांट स्पीसीज आपको केवल और केवल इंडिया में देखने को मिलेगी।
ठीक है। और अगर मैं बात करूं एग्जॉटिक प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बाहर से लाया गया है, ठीक है, बाहर से उनको निकाला गया है, वो आपके एग्जॉटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। The term flora is used to denote plant of a particular region or period. फ्लोरा का मतलब क्या है? प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन या फिर पीरियड। अच्छा देखो, मैंने इसको ना हमेशा मैं बच्चों को जब भी पढ़ाती हूँ मैं उनको यही बात बताती हूँ, कभी भी कंफ्यूजन हो कि भाई फ्लोरा किसके लिए यूज होगा और फौना किसके लिए, यहाँ पे FL, इससे आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा फ्लावर। अब फ्लावर क्या है? एक्चुअली में प्लांट है। और यहाँ पे भी F है, लेकिन यहाँ पे ये A है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये डिनोट करता है एनिमल। तो जो टर्म फ्लोरा है वो प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो प्लांट उगे थे उसको डिनोट करने के लिए यूज होगा, और जो स्पीसीज ऑफ एनिमल है उनको हम लोग बोलते हैं फौना। This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors. किस वजह से इतनी ज्यादा प्लांट और एनिमल यहाँ पे मिलते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे उन सारे फैक्टर्स की, ठीक है। पहला फैक्टर है लैंड। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यानी कि जो लैंड होता है वो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। Do you expect the same type of vegetation in mountainous plateaus and plain area or in dry and wet region? मतलब कि अगर मैं बात करूं, मैं राजस्थान की साइड चली गई, ठीक है, राजस्थान की साइड जाने के बाद मैं चली गई असम, या फिर हम बात कर लेते हैं इसके बाद हम गए केरला में, ठीक है। तो ये सारी अलग अलग जगहें हैं और अलग अलग यहाँ पे कंडीशन है, और अलग अलग कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे जो आपका वेजिटेशन है वो बहुत अलग होगा। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। किस तरह का लैंड है वो इस बात को अफेक्ट करता है कि वेजिटेशन किस तरह का होगा, ठीक है। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन होती है वहां पे कोशिश की जाती है कि खेती हो। The undulating and rough terrains are area where grasslands and woodland developed and give shelter to variety of wildlife. ऐसे एरिया जहाँ पे ना प्रॉपरली हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, थोड़े से रफ मतलब का मतलब हो गया, सपोज एक स्ट्रेच ले लीजिए जो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, या जहाँ पे पहुंचना एक्सेसिबिलिटी कम है, जहाँ पे और चीज़ों का रीच कम है। सो ऐसे जो एरियाज होते हैं वहाँ पे या तो ग्रासलैंड जहाँ पे बड़ी बड़ी घासें उगती है, दूसरी चीज, या फिर वहां पे क्या होता है ना वुडलैंड जो होते हैं, वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए पूरे शेल्टर डेवलप हो जाते हैं, यानी वहां पे वाइल्ड लाइफ उपज जाता है। क्योंकि ह्यूमन क्या करेंगे ना, जहाँ पे बहुत उपजाऊ होगा कोशिश करेंगे वहां पे एग्रीकल्चर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा आउटकम आए, ठीक है ना। नौ सॉइल की बात करते हैं। पहला फैक्टर क्या हुआ, अगर कोई आपसे पूछे लैंड, जिस जो बेसिकली अफेक्ट करता है किस तरह का वेजिटेशन है, या अगर बहुत हाई रिच वेजिटेशन है, तो पहला फैक्टर हमारा लैंड है जो इसको इम्पैक्ट करेगा। देन कम्स सॉइल। तो सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस, सॉइल भी हर जगह पे अलग अलग है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। हर अलग अलग तरह की सॉइल से अलग अलग तरह के वेजिटेशन पे असर पड़ता है, ठीक है। कुछ सॉइल ऐसी होती है जो काफी ज्यादा प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स को, पानी को होल्ड कर सकती है, ठीक है, जैसे कि आपकी क्ले या फिर लोमी। और कुछ होती है जो बिल्कुल पानी होल्ड ही नहीं कर सकती, बहुत ही एयरी होती है, जैसे कि सैंडी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस while wet marshy deltic soil support mangroves and deltaic vegetation। तो एक एग्जाम्पल उसने दे दिया, उसने बोल दिया कि जो सैंडी सॉइल है वो डेजर्ट वाले प्लांट्स को, बुशेस को सपोर्ट करेगी, और जो आपकी दूसरी डेल्टाइक या फिर मार्शी जिसमें अच्छे खासी उपज जिसे बोलना चाहिए, या फिर जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो सकता है, वो मैंग्रोव्स को और डेल्टिक वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। मैंग्रोव वेजिटेशन जो होते हैं ना, ये उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पानी बहुत ज्यादा भरता है सॉइल के अंदर और बहुत सॉल्टी पानी भर जाता है। तो उस वजह से क्या होता है ना कि वहाँ की रूट्स बाहर आ जाती हैं। उनकी क्वालिटी यही होती है कि मैंग्रोव्स की जो रूट्स होती है ना बाहर की तरफ होती है, ठीक है। सो द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। अब यहाँ पे जो हिल स्लोप्स होगा वहां पे ऑब्वियसली बात है कि बहुत लूज सॉइल तो नहीं हो सकती है, और वहां पे लूज सॉइल नहीं होगी तो ऐसी सॉइल होगी जो कि कुछ ट्रीज को होल्ड कर सके। द हिल स्लोप जो है उससे फर्क पड़ेगा किस पे, कॉनिकल ट्रीज की डेप्थ पे, ठीक है।
सो ये आपका एक फैक्टर हुआ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट. तो दो फैक्टर हमने कौन कौन से पढ़े? पहला हमने पढ़ा लैंड, दूसरा हमने पढ़ा सॉइल. तीसरे के बारे में हम लोग बात करेंगे विच इज टेम्परेचर. The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. यानी कि इसने क्या बोला कि बेसिकली कहाँ पे कितना वेजिटेशन है उसका बहुत सीधा असर पड़ता है. किस चीज़ की वजह से? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसी है. ठीक है, अगर टेम्परेचर अच्छा है, बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं है, अच्छा वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहेगी, बारिश आती रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको भी पता है कि प्लांट अच्छा ग्रो करेगा. On the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula above height of 915 meters, the fall in the temperature affect the type of vegetation and its growth. एंड उसके बाद धीरे धीरे, देखो सिंपल सी बात है, जितना आप हाइट पे जाओगे आपको प्लांट में ना चेंज देखने को मिलेगा. क्या चेंज देखने को मिलेगा? जितना हाइट पे जाओगे उतना ज़्यादा आपको प्लांट्स कम मिलेंगे, वेराइटी कम होती जाएगी, बहुत ही लिमिटेड प्लांट्स होंगे. लेकिन जितना आप आओगे टेम्परेट या फिर ट्रॉपिकल एरिया में, जैसे आप आते हो जो कि इक्वेटर के पास होता है, वहाँ पे क्योंकि कंडीशन टेम्परेचर हाई होने की वजह से ऑटोमेटिकली प्लांट अच्छे से उगते हैं. सो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन. तो ये बात आप याद रखना, अर्थ में अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ वेजिटेशन कम होता है एंड इक्वेटर की तरफ वेजिटेशन ज़्यादा होता है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स. टेम्परेचर इज़ वन ऑफ देम. सुटेबल होता है, वेजिटेशन अच्छा होता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो. बहुत ठंडे एरिया में लोग ही रहना पसंद नहीं करते, प्लांट तो दूर की बात है ना. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे फ़र्क पड़ रहा है किस चीज़ पे. अभी हम और फैक्टर्स भी पढ़ेंगे इस पेज के जितने भी हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं ये ख़त्म करूँ पूरा पढ़ा देती हूँ. यहाँ पे ना टेम्परेचर का पूरा वो दे रखा है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन जोन्स की. ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन. जब हम बोलते हैं कि ये एल्पाइन है, ये ट्रॉपिकल है, तो आप देख सकते हो कि इनका टेम्परेचर कितना है. यहाँ पे तो भाई बर्फ़ जम जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ वगैरह नहीं जमती. तो जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ रिच होते हैं. आप अर्थ का मतलब आप मैप उठा लीजिए, जितने भी एरिया इक्वेटर के पास आ रहे हैं सारे के सारे दे आर वेरी हाईली रिच इन व्हाट डू वी से, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे पनपती है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. अब हम इस बारे में बात करेंगे, दैट इज फोटो पीरियड विच इज सनलाइट. ऑब्वियसली the variation in duration of sunlight at different places is due to differences in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to longer duration of the sunlight, tree grow faster in summer. One of the reason temperature के अलावा जिससे plants की growth पे फर्क पड़ता है वो है sunlight. किसी एरिया में, अब अगेन अगर आप फिर से वही बात बोलूंगी, अगर आप अर्थ के मैप को देखोगे और वहां पे आप लोग बीच में देखोगे तो इक्वेटर जो है ना आपका, इक्वेटर पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है. ठीक है, और जो बाकी के एरियाज हैं पोल्स वाले, वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, इसलिए वो ठंडे रहते हैं. तो ये जो सनलाइट है इसकी वजह से वहां पे ट्री बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. ठीक है, नाउ सो यहाँ पे विल टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन. इन इंडिया almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon June to September. इंडिया में जो बारिश होती है वो मॉनसून की वजह से होती है. ठीक है, हमारे एक पर्टिकुलर टाइम में हवा आती है, हवा के साथ मॉनसून मतलब बेसिकली हवा का आना, उसके साथ बारिश का पानी लाना, वो सारी चीज़ें जून टू सितंबर देखी जाती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट पूरा एरिया जो है और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पानी पहुँचता है. हैवी रेनफॉल वाले जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होगी क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट को उगने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है. ठीक है, तो सेकेंड रीज़न मतलब पहले वाले पेज के अलावा जो इस पेज पे है, फर्स्ट वॉज फोटो पीरियड, सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो अगर ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पानी आ रहा है तो अच्छा आपको ये भी पता होगा कि जो इंडिया है ना, इट्स वेरी रिच इन व्हाट डू वी से, काफ़ी ज़्यादा नदियाँ हैं, पानी के सोर्सेज हैं. हम एक्चुअली बहुत लकी हैं कि ऐसी कंट्री में हैं. अदरवाइज देर आर कंट्रीज जहाँ बाकी सारी चीज़ें तो हैं लेकिन पानी की कमी है, मतलब तेल वेल खूब मिल जाएगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा. तो पानी तो मतलब नेसेसिटी है और जिसकी वजह से हम लोग इतना खाना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बाहर भी भेज पा रहे हैं. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वाटर. ठीक है ना. नाउ हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. मतलब आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए. फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है. ठीक है,
एक तो रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब दोबारा 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 बना सकते हो, सीड गिरा, सीड से नया प्लांट गिरा, उसको काट दिया, नया प्लांट उगा दिया। बट जरूरी ये है कि बैलेंस हो, ऐसा ना हो कि प्लांट उगा नहीं रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो फिर एक दिन आएगा कि फॉरेस्ट खत्म ही हो जाएंगे, जैसे कि हो रहा है। तो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि ये नेचर की और जो हमारी इन्वायरमेंट की क्वालिटी है उसको अच्छा करते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, एंड ये स्ट्रीम फ्लो जो होता है, पानी कितना कहाँ पे बह रहा है उसको भी कंट्रोल करते हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं कई कम्युनिटीज को, एंड ये ऑफर करते हैं पैनोरामिक और सैनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। मतलब ऑब्वियसली आप कहीं पहाड़ों पे जाते हैं लोग, ठीक है, क्यों जाते हैं, वहां पे अगर कुछ ना हो, फॉरेस्ट पेड़ पौधे, तो वो क्यों जाएंगे, ठंड देखने के लिए तो केवल नहीं जाएंगे। तो वो बहुत ही एक अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं, माइंड में एक रिक्रिएशन जिसे बोलते हैं कि आप एस्थेटिक प्लेजर जिसे बोलते हैं, किसी चीज को देख के आपको अच्छा लग रहा है, वो चीज फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन, ये सब आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि अगर फॉरेस्ट प्रॉपर है तो उसकी वजह से बारिश अच्छे से होगी, प्लस अगर बहुत तेज हवा आ रही है और फॉरेस्ट बीच में बेल्ट लगी हुई है तो वो उसको भी कंट्रोल करेंगे, है ना, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेंगे। एंड वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल में, क्यों, जो पेड़ पत्ते जो गिरते हैं वो सॉइल में जाके न्यूट्रिएंट का बन जाते हैं, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को। India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, such as the growing demand for cultivated land, development of industries, mining, urbanization and overgrazing of pastures. कोई आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया का वेजिटेशन खत्म हो गया। तो पहला है डिमांड फॉर कल्टीवेटेड लैंड, क्योंकि हमें एरिया चाहिए कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर करने के लिए, दैट इज वन ऑफ द रीजन। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना, दैट इज द सेकेंड रीजन। एंड ऑब्वियसली माइनिंग जब करते हैं, अगर आपने कभी फोटो देखी हो तो पूरे एरिया को साफ कर देते हैं, बिल्कुल मतलब खाली बंजर बना देते हैं उसको, तो ये सेकेंड रीजन हो गया। एंड अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पैस्चर, लोगों का शहरीकरण, मतलब ओवरऑल शहरीकरण होना, तो लोगों को भाई लैंड चाहिए, लैंड क्यों चाहिए, अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो वो अर्बनाइजेशन हो रहा है, फिर इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। एंड जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं उसके आसपास, फॉरेस्ट में रहने वालों की तो बात नहीं करूंगी, बट फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, उनके पास सपोज चरवाहे हैं, उनके पास गाय बकरी सब कुछ है, वो इतने सारी ओवर ग्रेजिंग कराते हैं कि फाइनली बिल्कुल साफ हो जाती है वो जगह, है ना। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियाज वेजिटेशन, ये कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस, मतलब कि आजकल जो हम वेजिटेशन कवर देख रहे हैं ना, वो नेचुरल नहीं रहा, except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly region of central India and the Marusthali. The vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. ये प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन हो गई है, कुछ साल पहले तक नहीं थी, अब क्या हो गया है ना, लोग हर जगह चले गए हैं, ठीक है, चले गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब उन लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए, सपोज आप एक हिल स्टेशन पे जाते हो, अब तो पहले इतना कॉमन नहीं था, हिल स्टेशन लगते थे, अब वहां जाओगे तो आपको इतने सारे दुकानदार दिखेंगे जो अपने सारा चीजें, मतलब पहाड़ों के बीच में बिल्कुल होटल बन गए हैं। तो उस सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, एरिया कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट को साफ करके आएगा। तो ये जो चीजें चेंजेस हो रही है ना, अब वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं रही है, अब लोगों ने नेचुरली बना दिया है, मतलब आर्टिफिशियली बना दिया है, बट नेचुरल बहुत खत्म हो गया। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आज भी, बट वो इनएक्सेसिबल है, या फिर आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन लगा रखा है कि आप उस एरिया में जा नहीं सकते हो, और जाओगे तो बिल्कुल परमिशन के साथ, एंड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। नाउ मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। इसमें एक चीज और कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.67%। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है, जहाँ पे फॉरेस्ट फैला हुआ है, वो केवल 21.67% है। सोचिए अगर मैं 100% से बात करूं तो सिर्फ इतना एरिया रह गया है जहाँ पे फॉरेस्ट है, बाकी सब किसी और चीज में, या तो बंजर है, या फिर वो इंडस्ट्रियल एरिया है, या वो किसी का घर है, कुछ भी कह सकते हो आप, है ना। तो ये सारी चीजों का
आपको ध्यान रखना है। सो दिस वाज पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कितने तरह के फॉरेस्ट है। ऑल्दो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट अभी आपको 9th क्लास में बहुत थोड़े से पढ़ने हैं। बाकी ये इमर्जेंट कैनोपी लेयर तो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगी ताकि पार्ट 2 पार्ट पढ़ा पाऊँ। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड आप लोग क्या कर सकते हैं ना, अलग अलग क्लासेस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। मैं मोस्टली बायोलॉजी, ज्योग्राफी या फिर आप ये बोल सकते हैं साइंस और एसएसटी पे फोकस करती हूँ। तो आप वो सारे कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।